हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 19 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो यूनिट 19 इज़ बेसिकली पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर 1 एंड सेक्शन बी का यूनिट 9 ही है। वो कॉन्टिन्यूएशन में हमने 19 नाम दिया इसको, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब हमें ना सिलेबस देख के, ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो ये तो समझ में आ गया हमें कास्ट के बारे में पढ़ना है, रिलीजन और एथनिसिटी के बारे में पढ़ना है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बट ना यहाँ से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कास्ट में से कौन से टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगा, या फिर रिलीजन में से कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, या फिर एथनिसिटी में से हमें प्रिपेयर क्या करके जाना है, ये हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुकलेट अवेलेबल है सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर। आप जाओगे, फ्री बुकलेट अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर मेनली उन लोगों के लिए जो खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 का क्वेश्चन मैं आपको एक दिखा देती हूँ। पहला ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कास्ट में से क्वेश्चन आया था कि राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, कि राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू बोथ रीजनल एस्पिरेशंस एंड इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशंस। कमेंट। तो ये 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। यही सिमिलर लाइंस पर ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा था कि कास्ट एज अ सोशल कैटेगरी इज ऑल्सो बिकमिंग अ पॉलिटिकल कैटेगरी। तो राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स एंड कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी, सिमिलर लाइंस पर आपका ये क्वेश्चन आया है। तो आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना यूपीएससी के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किन लाइंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन आया है, उसके बाद 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन आफ्टर दैट 2016 में भी, 11 में भी क्वेश्चन पूछा था, 10 में, 9 में। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। तो आपको वेटेज समझ में आ जाएगा कि कास्ट हमें प्रिपेयर करके जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा बन रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हर साल एक आध क्वेश्चन तो लग ही जाता है इसमें से। और क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ जाता है, ये भी समझ में आता है कहाँ से आ रहे हैं। जैसे एमर्जेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, देन 2011 में क्वेश्चन पूछा था इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ इन्फ्लुएंस कास्ट एंड कास्ट हैज़ इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स। अगेन यही जो 2023 का 2021 का क्वेश्चन था, उसी सेम लाइन्स पर 2011 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन 2010 में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। आफ्टर दैट अगेन जो बैकवर्ड क्लासेस पर क्वेश्चन पूछा था ना 2009 में भी, उसी पे ओबीसी पॉलिटिक्स हैज चैलेंज द नेचर ऑफ डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स इन द स्टेट्स। इसी सेम लाइंस पर क्वेश्चन पूछा था, रेपिटेटिव क्वेश्चन है। 2008 में अगेन कास्ट एंड कम्युनिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा है, एंड रेलेवेंस इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ना इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि यूपीएससी रिपीट करता है अपने क्वेश्चन। जैसे 2000 में क्वेश्चन पूछा था कास्ट एंड रिलीजन एज ऑपरेटिव फैक्टर्स, देन 1995 में क्रीमी लेयर सोशल जस्टिस, 1991 में कम्युनिटी एंड कास्ट स्टिल थ्रेटन सोशल हार्मनी पॉलिटिकल पीस इन इंडिया। तो वही सिमिलर लाइंस पर ये क्वेश्चन है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, या कहीं और के आपने नोट्स खरीदे हुए हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन नोट्स से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन नोट्स से, तो उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप फाड़ के फेंक दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं उन नोट्स से, तो चाहे वो किसी भी कोचिंग के नोट्स क्यों ना हो, आप उन नोट्स पर स्टिक करो। क्योंकि अगर उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे नोट्स होंगे, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके नोट्स में मिल गए हैं तो इसका मतलब वहाँ से शॉर्ट आपके हिट ज़रूर होंगे आंसर्स। तो इसलिए आपको ऐसे नोट्स पर रिलाई करना चाहिए। मैं आपको कोचिंग नहीं बोल रही कि ये वाली कोचिंग ज्वाइन करो, फलानी कोचिंग ज्वाइन कर लो। आप कंटेंट के हिसाब से ये देखना और कंटेंट को खुद से वैलिडेट करना। मतलब कि आप खुद से चेक करोगे कि यूपीएससी के ये क्वेश्चंस है, यहाँ पर ये फ्री बुकलेट मैंने आपको दे ही दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यही उठाना, उसमें से चेक कर लेना जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो कि सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, फिर आपको एक कोई और जगह फाइंड आउट करने की नीड है। और अगर आप 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको खुद के नोट्स बनाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और कम टाइम में आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 साल एक लंबा टाइम होता है, सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स वगैरह सब कवर हो जाते हैं। तो 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने में भी आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, टेस्ट भी आपको इसी सेम लाइंस पर लगा के देखने पड़ेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पूरा नोट्स खुद बना के और फिर प्रैक्टिस करना, क्योंकि 40 यूनिट भी हैं पीएसआईआर में, वो दिक्कत है।
टाइम कम है आपके पास। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप खुद से प्रिपेयर करो वो चीज़। ठीक है, स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि बुक्स रेफ़र करके इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप चलोगे तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सारे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कास्ट एंड कम्युनिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन पूछा था, इमरजेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे पूछा था, रोल ऑफ कास्ट रिलीजन ओबीसी पॉलिटिक्स पर भी पूछा था, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर भी यहाँ पर आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी इन इंडिया ये भी कवर हो जाएगा। तो आपके 40 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो भी कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी नहीं है और सिलेबस में भी। सिलेबस में तो खैर कास्ट ही लिखा होगा तो उसमें से तो पता ही नहीं है, बट ये हमें पता कैसे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कौन से टॉपिक्स हमें करके जाने हैं, वो हमें पता लगता है बुक्स से। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ना ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करके और ये किताबें रेफर करके बनाया है। यहाँ पर मैंने बुक्स आपको दे दी हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप कौन कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो। जैसे MN श्रीनिवास की बुक है कास्ट सोसाइटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो आप रेफर करना। विद्या चक्रवर्ती की किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है, आइडेंटिटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। देन क्रिस्टोफर जेफलॉट की बुक है रिलीजन कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये दोनों जो किताबें हैं ये तो स्पेशली एंड इनफैक्ट सुधा पाई की भी, ये तो स्पेशली हम लोग काफ़ी टाइम तक इनफैक्ट पूरे 3 साल हमने ग्रेजुएशन में भी ये पढ़ा था, इनफैक्ट मास्टर्स में भी ये काफ़ी पढ़ाया जाता है ये वाले दो थिंकर्स को रेफर करके। मतलब क्रिस्टोफर जेफलॉट एंड विद्या चक्रवर्ती की बुक्स काफ़ी पढ़ाई जाती है। सुधा पाई की बुक है कास्ट रिलीजन एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, काफ़ी अच्छी है। तो आप ये सोर्सेज आप रेफ़र कर सकते हो डेफिनेटली। ये पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको ब्राउनी पॉइंट ज़रूर मिल जाएंगे, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एथनिसिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें ना ये किताबों से समझ में आ जाती हैं। और अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने दिया हुआ है वो आपका टाइम बचा के ही दिया है, ताकि आप ये बुक्स अगर रेफ़र कर रहे हो ना और आपको खुद से प्रिपेयर करना है, सिनॉप्सिस भी आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो आप ये बुक्स रेफ़र करके ये जो स्ट्रक्चर बना के दिया है इसमें कंटेंट बस फिल कर जाओ, कंटेंट बना लो इसका यहाँ से। ठीक है, तो आपका टाइम बचा के दिया है। और अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें मैं आपको ये एश्योर कर रही हूँ कि यहाँ पर ये सिनॉप्सिस आईएएस आपको वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा। सारे नोट्स आप यहीं पर स्टिक करोगे, इसके अलावा और बाहर से कोई और बुक्स वगैरह या फिर कोई और नोट्स रेफ़र करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो जिसके पास टाइम कम है उन्हीं को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये नोट्स ज्वाइन कर सकते हो, सिनॉप्सिस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम अभी है, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो खुद से करोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब लिख लिख के देखते हैं ना, खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद लिख लिख के देखते हैं, तो हमारे माइंड में भी ना आंसर सेटल होते जाते हैं। तो मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही प्रिपेयर किया था खुद से, मेरे पास टाइम था और मेरा ग्रेजुएशन भी इसी सेम सब्जेक्ट में रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी सेम सब्जेक्ट में, मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो उससे क्या होता है कि आप के खुद के नोट्स जब प्रिपेयर होते जाते हैं, आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है, आपको याद हो जाता है एक टाइम के बाद। बार बार वही पढ़ रहे हो, वही लिख लिख के देख रहे हो, आपके माइंड में सेटल होती हैं वो चीज़ें। तो मैं आपको अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट सजेशन यही दे सकती हूँ। बाकी अगर टाइम कम है तो आप ज्वाइन करो डेफिनेटली। कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स है, जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं चलूँ, कास्ट आप करोगे, इंट्रोडक्शन पहले आप दोगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, किसी भी ऑप्शनल का, किसी भी कोर्स का, कुछ भी जो भी आपका टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन देना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए, 2 लाइन में आप बताओ कि है क्या। उसके बाद वो पूरा कास्ट सिस्टम आप इसकी थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग बताओ। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या होता है, उसका एवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस यहाँ पर आप बताओगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप थोड़ा सा बताओगे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आप इसको बताओगे। बेसिकली आपने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि कैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एमर्जेंस हुआ था, फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज आई एंड कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन आया। अब एमर्जेंस ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ये सारे पॉइंटर्स आप डाल देना कि कास्ट एंड कम्युनिटी, एमर्जेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स वर्सेस डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स। इन सब में से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसलिए इन पॉइंटर्स को आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बेसिकली टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि एटलीस्ट 500 शब्द का क्वेश्चन तो बना के ही जाना, 400 शब्द का तो बनाओ, 350 400 शब्द का तो बनाओ, 500 शब्द का। क्योंकि हम इतना इसलिए बना के देते हैं कंटेंट, क्योंकि अगर आप 500 वर्ड्स प्रिपेयर करके जाओगे ना तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम टाइम में 350 शब्द का अगर आपके पास आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो आप बना लोगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम जितना पढ़ के जाते हैं ना उसका आप थोड़ा सा माइनस ही करके चलो कि उससे कम ही आपको याद रहेगा। पर अगर आप पढ़ के ही 50 शब्द जा रहे हो तो फिर आप 250 तो कैसे लिख पाओगे ना, एग्ज़ाम में टाइम तो उतना ही है फिर, है ना। तो वो चीज़ माइंड में रखो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाओगे ना तो पॉइंटर्स याद आ जाएंगे।
कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी इन इंडिया, फिर कास्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें आप लिखोगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका कास्ट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, जिसमें आप पॉइंटर्स बताओगे कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स क्या है, कास्ट बेस्ड कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता है, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन कैंपेनिंग वगैरह कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। कास्ट एंड सोशल जस्टिस के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, जिसको अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला एम्पावरमेंट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा चैलेंजेस क्रिटिसिज्म वगैरह क्या होंगे इसके। देन एम्पावरमेंट रिप्रेजेंटेशन में आप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन क्या है इलेक्शन में, इस पर क्वेश्चन पूछा था ना यूपीएससी ने, आई गेस 2009 का क्वेश्चन था, पता नहीं, आप पीछे जाके एक बार चेक कर लेना कास्ट में से कौन सा क्वेश्चन था। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड कास्ट्स, देन क्रीमी लेयर एंड सोशल जस्टिस, इन सब पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, आप पढ़ोगे थोड़ा सा डिटेल में। चैलेंजेस क्रिटिसिज्म में री एनफोर्समेंट ऑफ कास्ट डिवीजन कैसे हुआ है, कम्युनिटी एंड कास्ट, जिसमें आप मेंशन करोगे, थ्रेट्स बताओगे सोशल हार्मनी पे, इस पे क्वेश्चन पूछा था। देन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन पे, इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, बट अगेन वही आपने पॉइंटर्स उठाए हैं सारे। वैसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कि जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन तो नहीं पूछा, पर आप बुक से उठाओगे, क्या पता नेक्स्ट ईयर पूछ ले, है ना। क्योंकि यूनिट 1 में भी तो ऐसे ही हुआ था ना, कि यूनिट 1 में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस हमारे नोट से आ गया। वो हमारे नोट से कैसे आया, क्योंकि एक तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं, पर पिछले 40 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस एक भी बार नहीं पूछा था यूपीएससी ने, पर इस बार पूछ लिया 2023 में। कैसे पूछ लिया और हमारे नोट्स में कैसे मिल गया, क्योंकि हमने बुक्स रेफर की हुई थी, उन्हीं बुक से। यूपीएससी कुछ नया तो बना नहीं लेगा, या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएगा, क्योंकि 40 साल इतना लंबा टाइम होता है, सब कुछ कवर हो जाता है। फिर भी अगर कुछ एक आध दो क्वेश्चन रह जाते हैं या एक आध दो टॉपिक रह जाते हैं, उसकी कमी आपकी बुक्स पूरी कर देती हैं। अब या तो आप बुक से ही पूछोगे, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहाँ से पूछो वही पूछोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहाँ से आ रहे हैं, किताबों से ही तो आ रहे हैं ना। तो कुछ नया टॉपिक ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया तो बन नहीं जाएगा, तो बाकी लोग भी वही रेफ़र कर रहे हैं, वहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक्स में से ही, बुक्स रेफ़र करके ही आपको मिलेगी चीज़ें, वो हमने पहले ही कर दिया, इस वजह से नोट्स में मिल जाते हैं। और तो कुछ हम नया तो नहीं बना रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आप क्यों नहीं कर सकते, बुक्स रेफ़र करो, उससे आपके सारे टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी तोप नहीं है इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है। बुक उठाओ, हमेशा से हम स्कूल कॉलेज से कैसे पढ़ते आ रहे थे यार, यूपीएससी भी तो वही है, और है क्या इसमें, बुक से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी बुक से ही पढ़ना है। बस ये तो नया वो चल गया कि कोचिंगों में हम रेफ़र करते हैं, कोचिंग हमें ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, बिना कोचिंग की तो हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं यार ये किसने बोला है। बट अदर देन दैट अगर आप वैसे देखा जाए तो यार वही तो करते आ रहे हैं, हम हमेशा से वही करते हैं, किताबें उठाते हैं, पढ़ते हैं, हो जाता है, वही है। और यूपीएससी में भी वही है, वो एक ट्रेंड चल गया है, बस एक हाइप है कि आपको फ़लानी कोचिंग ज्वाइन करनी है, ढिमकानी कोचिंग ज्वाइन करनी है। और ना जनरली मैं बताऊँ, अगर मेरे टाइम के मैं बता रही हूँ, आप समझोगे मैं वेंट आउट कर रही हूँ, पर वेंट आउट नहीं है, मैं ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, मुझे ये था कि यार ऐसा ही होता है कि बुक्स उठाते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं, ये लोग ऐसा क्या दे रहे हैं, कोचिंग में ऐसा क्या हो जाता है ज्वाइन करके। तो कोचिंग में ना होता कुछ नहीं है, टेक्निकली हम पैसे इसलिए देते हैं कोचिंग को कि वो हमारा ना टाइम बचा के दे देंगी, कि हम इधर उधर से बैठ के नोट्स बनाएंगे, इधर उधर से बुक्स रेफ़र करेंगे, थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स हमें मिलेंगे, यहाँ पर एग्जांपल ऐड करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, फलाना ढिमकाना। तो आपको वो क्या होता है ना, कोचिंग का काम ये होता है, आपका टाइम बचा के देंगे, एक जगह आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा के मिल जाएंगी। बट जब मैं देखती थी ना कि टीचर्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ की फैकल्टी ये कहती थी कि ये तो बेसिक नोट्स है, अब इसके अलावा आपको ये बुक रेफ़र करनी है, फलानी बुक रेफ़र करनी है, ढिमकानी बुक रेफ़र करनी है। अब जब मुझे बुक्स ही रेफ़र करनी है तो तुम लोग किस लिए हो, फिर तुम्हें क्यों पैसा दिया है। तो दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि फैकल्टीज़ ना अभी आपसे इसी नाम पे पैसे ले रहे हैं कि हम आपका, हाँ हम आपको हमें ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है वो नहीं पता, ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि हम डिक्टेट कराएंगे आपको बिठा के, है ना। आपको ये नोट्स पकड़ा देंगे घिसे पिटे से, जिसमें आपके क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होंगे, एंड में आप देखोगे तो उससे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे। क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकते। क्यों कुछ नोट से ऐसा कैसे हो सकता है कि सिनॉप्सिस से क्वेश्चन सॉल्व हो गए और बाकी कोचिंगों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। बाकी कोचिंग तो इतने सालों से पढ़ा रही हैं, तब भी नहीं उनके नोट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। उसका एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि कंटेंट बनाने में ना मेहनत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होती है, किताबें उठानी होती हैं, वहाँ से मेहनत करनी होती है, और कोई और स्टूडेंट से आप बैठ के अपने कंटेंट बनवा रहे हो, तो स्टूडेंट तो यार खुद भी तो प्रिपेयर कर रहा है ना आपके लिए, कितना कितना बढ़िया बना देगा। आप फैकल्टी हो, आपके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए, आप एक क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, उसी बेसिस पे हमने आप पे ट्रस्ट किया था। पर अगर एज अ फैकल्टी आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे, दूसरे से करवा के बस जैसे जैसे बला टाल के आप दे रहे हो, तो यार उसमें तो टाइम वेस्ट हो गया मतलब। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लोग जो है वो पैसे ले तो रहे हैं, बट किस बात के, वो चीज़ आपको क्वेश्चन करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, बताओ,
और क्या रह गया। फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स वे फॉरवर्ड आप लिखोगे एनीवे एंड कंक्लूड कर दोगे आप इसको। ये आपका कास्ट वाला जो पूरा टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। रिलीजन है, अब जैसे रिलीजन में से पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। 2020 का क्वेश्चन था कि रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स यहाँ पर आ जाता है ना, तो आप थोड़े से कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज़ को वैलिडेट कर दोगे। 2017 का क्वेश्चन है रिलीजन इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। वही सेम सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर। 1998 में पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, 98 में पूछा था कि हाँ रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म वाली पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि नेशन बिल्डिंग में कैसे अफेक्ट करती है। 97 में जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पूछ ली गई थी। देन देखो पॉलिटिक्स और टेररिज्म कितनी बार पूछा है, ये 1998 में पूछा था पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, यहाँ पर 95 में भी पूछा है पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, अगेन यहाँ पर ये पूछा हुआ है, 98 में भी ये पूछा, 96 में भी ये पूछा था, है ना। यहाँ पर बस प्रॉब्लम्स बता दी, उसको उस कंटेक्स्ट में पूछा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली पूछ ली। 95 का बता दिया, 94 का कल्चरल सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन पूछ लिया था। समझ गए आप तो क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं आपके यहाँ पर। फिर रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स अब समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप दोगे अगेन उसका, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताओगे रिलीजन और पॉलिटिक्स इंडिया में कैसी है, रिलीजन का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी क्या है, चैलेंजेस क्या आती है नेशन बिल्डिंग में, कल्चरल सेक्युलराइजेशन क्या है। आफ्टर दैट इन पे तो सब पे क्वेश्चन आया ही है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। फिर रिलीजन एज अ मोबिलाइजिंग फोर्स इन पॉलिटिक्स कैसी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप बताओगे यहाँ पर, कम्युनलिज्म बताओगे और कम्युनल पॉलिटिक्स बताओगे, जो कि आज के मामले आज के हिसाब से भी आप देखो तो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इनफैक्ट हर साल ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है, तो इसमें तो आप बहुत सारी न्यूज़ ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे आते रहेंगे करंट अफेयर उस हिसाब से ऐड होगी, ठीक है। हो सकता है कि मई में कोई बहुत अच्छा करंट अफेयर आ जाए या अगस्त में कोई बहुत अच्छा करंट अफेयर आ जाए, तो उस टाइम पर फिर वो एडिशन आप साथ ही साथ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप ये थोड़ा सा न्यूज़ को आपको देख के चलना पड़ेगा। फिर रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड लीडर्स इन पॉलिटिक्स, जिसमें आप इन्फ्लुएंस बताओगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, रिलीजियस अपील्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। देन कंट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेस आप बताओगे, जिसमें सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस पोलराइजेशन बताओगे, कम्युनल वायलेंस स्ट्राइव बताओगे, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म कम्युनलिज्म क्या होती है, रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस एंड इन कन्फ्लिक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर प्रेजेंट करोगे। एफर्ट्स क्या लिए हैं हमने कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए लीगल मेजर्स के थ्रू। देन पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म एक्सप्लेन कर दोगे, इस पर से क्वेश्चन भी पूछा था। रिलीजन को आप सेक्युलरिज्म से कैसे आप बैलेंस करते हो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, सिविल सोसाइटी मीडिया का इसमें क्या रोल है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसके ऊपर तो एक इकलौता क्वेश्चन भी बनता है, हो सकता है अगले साल पूछ ले, कुछ पता नहीं, है ना। बट ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब अच्छा खास अब अच्छा एक पूरा आंसर लिखना है इस टॉपिक पर, ठीक है। ये सजेस्ट करूँगी मैं आपको। फ्यूचर आउटलुक एंड कंक्लूजन इसका क्या है, ये यहाँ पर आप इसको एंड करोगे। उसके बाद आता है एथनिसिटी, इसके क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। एथनिसिटी में क्या है, 2022 में क्वेश्चन पूछा था। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे रिलीजन में क्या है इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो एथनिसिटी में क्या है ऑलमोस्ट हर साल या हर कुछ टाइम में एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। एथनिसिटी एक अंडरलाइन कॉज है, जिसको हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर पूछा था, जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो क्या चैलेंज है, एथनिसिटी कैसे एक चैलेंज बनता है। फिर 2018 में भी उसी सेम लाइन पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइन पर ही क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। तो 2018 का भी क्वेश्चन, 2022 का भी क्वेश्चन उन्हीं लाइंस पे पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देखते जाओ बस एक एक करके, कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बहुत ज़रूरी है, जो क्यों मैं बार बार आपको हर लेक्चर में यही बोल रही हूँ कि भैया जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चेक करो। नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटिया कॉन्टेंट है, बिल्कुल फाड़ के फेंको उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोचोगे कि वो ना एक बार को ये ज़रूर लगता है कि यार पैसे वेस्ट हो गए, कि यार पैसे दिए थे इतने और अब मैं कह रही हूँ कि फाड़ के फेंक दो उसको। तो आपको ना ये देखना पड़ेगा कि वो पैसे की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर आपकी टाइम की, क्योंकि आप अभी भी अगर वो चीज़ में से बैक मार के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले जाओगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हमने पैसे दिए ही क्यों थे, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दिए थे ना। पर अगर वो चीज़ वहाँ से काम नहीं कर रही है तो आप दूसरी जगह अपना टाइम लगाओ यार। दूसरी जगह आप ये देखो कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा किससे, क्योंकि पैसे तो दोबारा कमा लोगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा तो कमा लेना, क्या दिक्कत है इसमें। बट
एग्ज़ाम निकलना ज़रूरी है, और हमें पीएचडी नहीं करनी है, इधर उधर के हवा में तीर नहीं चलाना है, इधर उधर का बेकार का टॉपिक नहीं पढ़ना है हमें इन दी एंड एग्ज़ाम निकालना है। तो उसके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आज समझोगे या 4 साल बाद समझोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके जाना पड़ेगा, यही हार्श ट्रूथ है। समझो तो समझो, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। अब देख लो 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि रिलेशन बिटवीन एथनिसिटी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद 2013 का क्वेश्चन आया है कि एथनिक पॉलिटिक्स को इंडिया रीसेंट टाइम्स में आपको उसका फिनोमेना बताना है। तो एथनिसिटी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, पॉलिटिक्स के कंटेक्स में क्वेश्चन पूछा है, एथनिक पॉलिटिक्स के कंटेक्स में क्वेश्चन पूछ लिया है। 2002 में अगेन ट्राइबल पीपल मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ से 2002 में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 2018 में भी इसी कंटेक्स में पूछ रहा है, 2022 में भी इसी कंटेक्स में पूछ रहा है। तो बार बार आपका वही कंटेक्स चलेगा ये। फिर 1995 में क्वेश्चन पूछा था एथनिक सेपरेटिज्म में। ओके, अब थोड़ा सा देख लें, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एथनिसिटी का, आपको जो प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन आप दोगे, अगेन थोड़ा सा एथनिसिटी के बारे में बताना कि सबसे पहले तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर दिया करो। एथनिसिटी होता क्या है, एक लाइन में बताना। एक लाइन में आपकी डेफिनेशन हो, 10 लाइनों की डेफिनेशन नहीं चाहिए किसी को भी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है उतना पढ़ने। 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम, दैट्स इट। फिर एथनिसिटी एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, एथनिसिटी और डेमोक्रेसी के बीच में क्या रिलेशन है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है वो आप बताओगे। एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें आप बताओगे इसको 3 पार्ट्स में ज़्यादा डिवाइड करके कि रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन के कंटेक्स में, रीजनलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स में। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमने, आप डेफिनेटली ये कहोगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो हमने पहले कर लिया कास्ट वाले सेक्शन में, बट यहाँ पर आप एथनिक पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में आप इसको थोड़ा सा डील करोगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देके। रीजनलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आप कंटेम्प्रेरी एथनिक पॉलिटिक्स जो चलती है उसके बारे में आप बताओगे, और नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल मूवमेंट के बारे में यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज थोड़ा सा बताएंगे, कम्युनिज्म एंड रीजनल रिलीजियस पॉलिटिक्स का हमें सामना करना पड़ता है, बैकलैश और रेजिस्टेंस का सामना हमें काफ़ी करना पड़ता है, जिसमें हम एथनिक सेपरेटिज्म के बारे में भी मेंशन करेंगे। फिर कुछ केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स देंगे। तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। अब एथनिसिटी वाले टॉपिक में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, उसमें ना हर एक क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर पॉइंट तो वैलिड है, रेलेवेंट है, वो आप लिख ही दोगे। तो मान लो आप एथनिसिटी प्रिपेयर करके जाते हो, आप क्वेश्चन कोई भी पूछे, केस स्टडी एग्जांपल ज़रूर दोगे, इंट्रोडक्शन ज़रूर दोगे, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ ज़रूर बताओगे, एक आध पॉइंट। बाकी जो पूछ रहा है वो तो सेपरेट हेडिंग्स यहाँ पर हैं ही, अगर ये पूछ लिया तो ये बता देना, ये पूछ लिया यहीं से कहीं से पूछेगा ना। और कहाँ से पूछ रहा है, वही सेम चीज़ों से पूछ रहा है बार बार। ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे पूछ लिया इतनी बार, दोबारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे पूछ लेगा, वही है, क्योंकि ले देंगे। तो केस स्टडी एग्जाम्पल में आप बताओगे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एथनिसिटी एंड चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। आज के जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स जो भी आएंगे, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे वो देख के केस स्टडीज़ बता के उसको एक्सप्लेन करोगे, बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। फिर एथनिसिटी एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड नेशन बिल्डिंग एक्सप्लेन करोगे, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे ओवरऑल। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था। बुक्स मैंने आपको यहाँ पर बताई दी हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, जैसे जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो ये यूनिट 19 जैसे हम लोगों ने नोट्स जो बनाए थे उसके हिसाब से आप देख लो थोड़ा सा कि यहाँ पर है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पर कौन कौन से एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे नागा इंसर्जेंसी का हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट का, उसके बारे में आप लिख सकते हो। आसाम इंसर्जेंसी है। तो ये सारी आप केस स्टडीज़ अगर आप प्रेजेंट करते हो, इसके हिसाब से अगर आप अपने नोट्स बनाते हो या लिखते हो, इन सब चीज़ों को इनकलकेट करते हो, अपने नोट्स में इंक्लूड करके लिखोगे, आपको डेफिनेटली एग्जाम में ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि अच्छा कंटेंट है, अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। आसाम इंसर्जेंसी के बारे में आप लिखो, मणिपुर इंसर्जेंसी के बारे में आप लिखो, त्रिपुरा इंसर्जेंसी के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर बोडो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेंशन करो, मणिपुर कुकी कॉन्फ्लिक्ट है, मिजोरम इंसर्जेंसी है। तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे, थोड़े से रूट कॉजेज, इम्पैक्ट वगैरह। तो एग्जाम्पल्स मुझे आपको दिखाने थे, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ चैलेंजेस बता सकते हो कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, मार्जिनाइजेशन वगैरह, ये सब आप बता दोगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे नोट्स हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर कोई भी इशू है या कोई भी क्वेश्चन आपका है, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। एंड और कोई भी इशू अदर देन दैट वो भी आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।